महिलाओं की स्थिति में सुधार के ऐतिहासिक प्रयास। यहां ऐतिहासिक प्रयास का मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं, बताएंगे? कोई बताएगा ऐतिहासिक प्रयास में क्या लिखा जाएगा? हमको लगता है कि औपनिवेशिक काल के दौरान जो प्रयास हुए वो और आज़ादी के बाद जो प्रयास किए गए हैं, जिसमें वो दोनों हम दिखा सकते हैं, उसमें या ये कहिए ऐतिहासिक प्रयास कहिए या पहल कहिए, तो पहल में आ जाएगा कि आज़ादी के बाद वाला ही ज़्यादा दिखाना बेहतर होगा। और ऐतिहासिक में तो उसका थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमको दिखाना पड़ेगा, उसमें औपनिवेशिक काल के दौरान उस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन दोनों हेडिंग को एक ही साथ हम लोग ले लेते हैं। चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा, महिलाओं की स्थिति में सुधार के ऐतिहासिक प्रयास। ये ज्यादा फैक्चुअल है, इसको लिखना है, थोड़ा बहुत हिंट्स दे देंगे। महिलाओं की स्थिति में लिख रहा है लोग ना, सुधार के ऐतिहासिक प्रयास। और लगभग इसी से काफी रिलेटेड है और सिमिलर टॉपिक है। हालांकि हम 2 टॉपिक करवा दिए थे, उसमें महिलाओं को सशक्त बनाने की पहलें, बात वही है। महिलाओं को सशक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल। इसको बहुत बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी दिया जा सकता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों का यदि हम सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन करें तो इसे 2 भागों में बांट करके देखा जा सकता है। एक स्वतंत्रता के पूर्व और एक स्वतंत्रता के पश्चात। क्या ना इदा, बोलिए, ज्यादा बेटर होगा ना प्रयास में? तो लिखिए, स्वतंत्रता पूर्व और फिर स्वतंत्रता के बाद या पश्चात आप लिख सकते हैं। हो गया? हाँ सर। स्वतंत्रता पूर्व में कहां से शुरू करेंगे? एक टर्निंग पॉइंट है, हम समझ सकते हैं, हम समझ रहे हैं कि यहां विलियम वेंटिक और राजा राम मोहन राय, इन दोनों की चर्चा करना जरूरी है। नहीं तो आप लिख सकते हैं आजादी से पूर्व, संक्षेप में लिख देते हैं विलियम वेंटिक और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय
इन दोनों के प्रयत्नों से क्या हुआ था, बताइए। वेरी गुड। 1829 में क्या हुआ, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। जानते हैं, ऐसे पढ़ने से आपका पीटी कंटेंट भी स्ट्रांग होगा, जीएस मेंस भी ठीक होगा। अगर 100 टॉपिक हम लोग करेंगे तो जीएस हम लोग के लिए कोई मैटर नहीं करेगा, कुछ खास जैसे डीआई को छोड़ दिया जाए तो हो गया। फिर 1856 में एक महत्वपूर्ण काम हुआ औपनिवेशिक काल के दौरान। क्या हुआ बताइए, आप ही लोग बताते जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़े ही है। हाँ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। चलिए, इसके बाद बताइए 1872, कौन बताएगा 1872? ब्रह्म विवाह अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम। हालांकि मेंस में निबंध में उतना लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं होगा, लेकिन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरा सोचिए, ये किसके प्रयत्न से हुआ था और ये किसके प्रयत्न से हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ये किसके प्रयत्न से हुआ था? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के प्रयास से एक सीक्वेंस बन जाएगा, यहां कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा हम लोगों को। इसमें क्या प्रावधान था? यहां पे ये ब्रह्म विवाह में क्या था, ध्यान रखिएगा, लिखने के लिए उतना समय नहीं होगा। 14 वर्ष की आयु में जो विवाह था उसी को न प्रतिबंधित किया गया था। 14 वर्ष से कम आयु के कन्याओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, एक आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम 1891, इसको भी लिख लीजिए 1891, सम्मति आयु अधिनियम। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इंटरव्यू वगैरह में खूब क्वेश्चन आता है जीके जीएस में से ये सब। ठीक है, इसमें की पॉइंट जो है, यहां 12 वर्ष से कम आयु के कन्याओं को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन नेटिव मैरिज एक्ट में 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के कन्याओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, लेकिन इन सब में
एक और आगे चलेंगे तो 1929, ठीक 100 साल बाद एक और सुधार हुआ, एक और प्रयास किया गया था। बताइए, ये सबको पता है। शारदा एक्ट के नाम सुने होंगे। शारदा कानून या शारदा एक्ट, सती प्रथा के 100 वर्ष बाद। बाल विवाह निरोधक कानून इसको कहा गया, बाल विवाह निरोधक कानून। बाल विवाह निरोधक कानून यह किसके प्रयास से हुआ था? नाम से ही इसमें छिपा हुआ है, हरिविलास शारदा। लेकिन ये रिवीजन भी हो रहा होगा एक तरह से देखा जाए तो, और ये हम लोग अब भूल नहीं पाएंगे इसको। इसमें भी वही था, लेकिन थोड़ा सा अंतर था। क्या था? इसमें जो 14 इयर्स है ये कन्याओं के लिए है, इससे कम उम्र की कन्याओं का विवाह प्रतिबंधित था, और 18 वर्ष का जो लड़का था उसके विवाह को लेकर के प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, यह वैध विवाह नहीं था। इस सब के अलावा और भी प्रयास किए गए। ये तो कानूनी स्तर पर प्रयास हुआ। औपनिवेशिक काल के दौरान एक प्रयास हुआ 1848 में महिला शिक्षा की ओर। लिखते जाइएगा। 1848 में 1848 में भारत में फूले दंपति ने पहला स्कूल स्थापित किया था। लिख लीजिएगा, फूले दंपति ने पहला स्कूल स्थापित किया। फूले दंपति। हो गया। अठारह सौ 19 में तरुण स्त्री सभा। लिख लीजिएगा। क्या नाम है? तरुण स्त्री सभा, फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी। लिख लीजिए, फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, और इसी के अध्यक्ष थे जो ये पहले स्कूल 1848 में बनाते हैं। ठीक है, बेंथम स्कूल का नाम सुने होंगे, बेथुम स्कूल। यही बाद में जाकर के बेथुम स्कूल के नाम से जाना गया। आप लैंग्वेज अब बनाते जाएंगे। ठीक है, स्त्री शिक्षा या महिला शिक्षा के प्रसार में ईश्वर चंद्र
विद्यासागर का भी योगदान काफी सराहनीय रहा, लिख सकते हैं यहां पे। इतना ही नहीं, महिला शिक्षा के प्रसार में औपनिवेशिक काल के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा या सराहनीय रहा। एक डाटा मिलता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लिख देता हूं इसको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लगभग 35 स्कूल की स्थापना से संबंध रहा है। इनका संबंध रहा है, और वो भी बालिका विद्यालय की स्थापना से। इसको और क्लियरफाई कर लीजिएगा। शिखा, आवाज कुछ एक्स्ट्रा भी मिल रहा है? हाँ शिखा, महायज्ञ हो रहा है मेरे घर के जस्ट 50 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे, उसी में साउंड बज रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। इसके अलावा आज ही हम लोग हिस्ट्री में शायद देखे हैं, 1857 में जो सिपाही म्यूटनी है, सिपाही विद्रोह हुआ था, उसमें दिल्ली में जो नरसंहार हुआ, मुंबई के गवर्नर थे एल्फिंस्टन, उन्होंने क्या कहा था? नाहिदा बताइएगा, क्या बताया था? नहीं थी क्या क्लास में? उन्होंने बताया था कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था उससे भयावह स्थिति थी जो दिल्ली में नरसंहार हुआ था 1857 के विद्रोह के दौरान, ठीक है। तो बंबई के एल्फिंस्टन स्कूल, वही लॉर्ड एल्फिंस्टन जो मुंबई के गवर्नर है, तो मुंबई में एल्फिंस्टन स्कूल है, तो लिख लीजिएगा एल्फिंस्टन विद्यालय या स्कूल। एल्फिंस्टन स्कूल का भी स्त्री शिक्षा के प्रसार में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको भी आप लिख सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्व जो प्रयास किए गए हैं उसमें इसको भी शामिल कर सकते हैं। 1854 में एल्फिंस्टन स्कूल शिक्षा के दिशा में एक और प्रयास हुआ था। 1854 में क्या हुआ था? वुड डिस्पैच वाला, यहां भी लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं, वुड डिस्पैच। इस घोषणा पत्र में भी महिला शिक्षा पर जोर दिया गया था। स्त्री शिक्षा या महिला शिक्षा लिख सकते हैं, पर जोर दिया गया था। हो गया। 1927 में अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना की गई थी। 1927 में अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना की गई।
हो गया। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, और इसकी पहली अध्यक्ष सदाशिव अय्यर थी, प्रथम अध्यक्ष सदाशिव अय्यर थी। ये महिला है। ठीक है, तो हमको लगता है कि कम कंटेंट नहीं है, ये सफिशिएंट है क्या निखिल बाबू, है ना? है हाँ, चलिए। तो 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। केशव चंद्र के सेन के प्रयास से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, ये ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया, और इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। 1829 में शारदा एक्ट को लाया गया, बाल विवाह निरोधक कानून, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र की कन्या और 18 वर्ष से कम उम्र के जो लड़के थे उनके विवाह को प्रतिबंधित किया गया। और यह हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से हुआ था, इसलिए इस एक्ट को शारदा एक्ट भी कहा गया। 1848 में पहला स्कूल खोला गया, वो फुले दंपति के प्रयास से। 1819 में तरुण स्त्री सभा, है ना, जो बाद में बेथुम स्कूल के नाम से प्रचलित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है बालिका विद्यालय की स्थापना से संबंध रहे, लगभग 35 स्कूल के स्थापना में इन्होंने अपना योगदान दिया। मुंबई में जो एल्फिस्टन स्कूल है, ये भी स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपना सराहनीय योगदान दिया। 1854 के वुड डिस्पैच में महिला शिक्षा पर जोर दिया गया था, और 1927 में अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष सदाशिव राय अय्यर थी। हो गया कंप्लीट। अब इसका दूसरा पहलू हम लोग देखते हैं। दूसरा पहलू है आपका स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद देखते हैं इसको भी। स्वतंत्रता के बाद जो प्रयास हुआ, इसको दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले महिलाओं के अधिकार और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए संविधान में कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाए गए। विशेष प्रावधानों का क्या किया गया? विशेष प्रावधानों को उपबंधित किया गया। तो आप पहले अनुच्छेदगत लिख सकते हैं कि आर्टिकल 14, 15, 15, 3, 16, 2, 39, इन सभी आर्टिकल्स में के माध्यम से इनके अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा की गई। इसके अलावा कुछ कानूनी प्रयास किए गए, और कानूनी प्रयास के अलावे योजनाओं, कार्यक्रमों के द्वारा भी महिलाओं की स्थिति या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए गए, और आज भी उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि आज भी कुछ हर्डल्स हैं, बाधक हैं, जो महिला सशक्तिकरण की महिला सशक्तिकरण को मतलब क्या कर रहे हैं,
आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं, तो उस हर्डल्स को दूर करके ही महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण हो सकता है। तो यहां पे लिखिएगा संवैधानिक प्रावधान एवं प्रावधान एवं कानूनी प्रयास आजादी के बाद दो तरह से किया गया। दूसरा, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा भी इनके सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। तो पहले संवैधानिक प्रावधान और कानूनी प्रयास को देखने के बाद फिर हम लोग यहां पे आएंगे, और रिसेंट जो भी योजनाएं चल रही हैं अभी, जो ज्यादा और उन महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में वो दूरगामी परिणाम ला सकता है, दे सकता है, उसकी चर्चा कर देंगे। अब पहले की का जो है 74, 75 ये सब लिखने से कोई हल्का फुल्का आप दिखा सकते हैं कि इस समय भी प्रयास हुआ, लेकिन वर्तमान समय में केंद्र सरकार हो और अगर बिहार में आए तो बिहार सरकार, और फिर आप बजट आर्थिक समीक्षा से कुछ डाटा वाटा दे दीजिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले संवैधानिक प्रावधान को जरा देखिए। नेक्स्ट पे आते हैं संवैधानिक प्रावधान। लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि ये कंटेंट है, लिखना जरूरी भी है। आप कह सकते हैं कि एक लाइन लिख सकते हैं, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने मित्रों परिचितों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आप अपना कीमती सुझाव से भी हमें अवगत करा सकते हैं ताकि सुधार की गुंजाइश बनी रहे। धन्यवाद। हाँ, तो संवैधानिक प्रयास की चर्चा हो, उसके बाद में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। संवैधानिक प्रयास में आप लिख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण की भावना हमारे संविधान में भी निहित है, ऐसे लिख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण की भावना, कहीं कहीं लगता है कि कुछ लिखा दे तो लिखा देते हैं, हमारे थोड़ा लच्छाधार भाषा होना भी चाहिए ऐसे के लिए, संविधान में भी निहित है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद आप लिख सकते हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, 15, 15, 3, 16, 2, 15, 15 सब क्लॉज 3, 16 सब क्लॉज 2, ठीक है, 23, 23, 39 का, 39 का,
वही रोजगार वगैरह से है, समान वेतन से है। 39 घ अंग सब क्लॉज, ठीक है, इन सब की चर्चा कर देनी है। और 42 इतना कर दीजिएगा, ठीक है, इतना चर्चा जरूर कर दीजिएगा। इतना चर्चा कर देने के बाद में इतना चर्चा कर दीजिएगा कि इन सभी महिला अधिकारों को विविध स्तरों पर संरक्षण प्रदान करता है। इतना लिख दीजिएगा, या इतना भी लिख करके काम चल जाएगा आपका। इतना ही नहीं, संविधान के भाग 4 लिखिएगा, फिर पैरा चेंज करके। इतना ही नहीं, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 का अंगा सब क्लॉज लिख दीजिएगा में प्रत्येक नागरिकों का, ये फंडामेंटल ड्यूटीज वाले में है, प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे। क्या बात है इसमें? वैसी प्रथा जो स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, यानी कि जो हमारे ट्रेडिशन है, नहीं बताते कि भारतीय परंपरा में स्त्रियों की जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है और भारत की जो परंपरा है, इसमें स्त्री की समाज में स्थिति को लेकर के विरोधाभास खड़ा होता है। वही है, तो ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, मौलिक जो कर्तव्य है, वो क्या करता है, इसको ज्यादा स्पष्ट करता है, डिफाइन करता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैसे प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान में हो। और तब जाकर के लिख दीजिएगा लास्ट में, स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में या भारत के संविधान में रफली लिखते जाइएगा, संविधान में महिलाओं को विशेष स्थान एवं सम्मान प्राप्त है। यह हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर इसके बाद में हम चर्चा क्या करेंगे, अब जरा देखिए क्या चर्चा है। कानूनी स्तर पर जो प्रयास हुए हैं स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, कानूनी प्रयास या विधिक प्रयास भी आप कह सकते हैं। कानूनी, इसी को विधिक बोलते हैं, विधिक प्रयास। पहल रहेगा तो पहल अपना हेडिंग डालेंगे, ठीक है, इसको जरा लिखिए। आप लोग जानते होंगे, जिन पर मुकदमा हुआ होगा उनको पता होगा, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, धारा 354 सुने हैं ना,
किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो यही धारा लागू होता है। धारा 354, महिला की लज्जा या स्त्री लज्जा को भंग करने की स्थिति में आप अपराधी हो जाएंगे। हालांकि इसका ज्यादातर, मुझे नहीं कहना चाहिए, एक व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो इसका ज्यादातर दुरुपयोग भी होता है। जो नैतिक दृष्टि से वो क्या बोलते हैं, बेहतर नहीं है, जो महिला जिनका नैतिक हैरास हो चुका है, पतन हो गया है, वो इस धारा का दुरुपयोग करती हैं। अपने से कपड़ा उपड़ा फाड़ लेंगी आपके अगेंस्ट में जा करके। ऐसा हर समाज में है, लेकिन ऐसा नहीं है सभी महिलाएं। तो ये है, हालांकि वो भी सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तो आईपीसी धारा 354 क्या कहता है? स्त्री लज्जा भंग करने की स्थिति में कोई भी अपराधी हो सकता है। वो अपराध उसको अपराधी घोषित किया जाता है। ठीक है। फिर एक है धारा 397, इसको भी लिख लीजिएगा, धारा 397। हालांकि ये मैगजीन वगैरह जो आता है उसमें आलेख आता है, उस सब में सब चीज की चर्चा रहती है। आप लोग पढ़े नहीं है ना, इसीलिए लगता है कि नया कंटेंट है। लिख लीजिएगा इसमें भी। ये बलात्कार से रिलेटेड है। हो गया। और एक धारा 509 है, इसको भी आप लिख सकते हैं। धारा 509 इसके तहत भी किसी महिला को आप शब्द बोल देना, उसको बैड टचिंग देना, ये सब क्या है? दंडनीय अपराध है। चलिए, इसके बाद जो विधिक प्रयास किए गए हैं इसको लिखिएगा। कंटेंट तो लिखना ही पड़ेगा। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मैटर है। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1959। अब ये बताइए, अपने क्लास में सभी ग्रेजुएट हैं लोग, गर्ल्स में भी, और पुराने भी ग्रेजुएट हैं। ये बताइए, जितना महिलाओं के अधिकारों की चर्चा है, कानूनी संरक्षण है, विधिक संरक्षण है, क्या आप लोग इससे परिचित हैं? इसके बारे में जान रहे हैं या जान रहे थे? बताइए। जब और आप अपने समाज के अवेयर महिला में काउंट की जाती हैं। अब सोचिए, देश की आधी आबादी, जब आप ग्रेजुएट हैं, आपकी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की ही बात कीजिए या शहरी क्षेत्रों में, यह स्थिति है कि अभी आपके लिए जो संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, आपके अधिकारों, आपकी स्थिति को कैसे स्पष्ट किया गया है, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या क्या सरकारी स्तर पर प्रयास हुए हैं, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद, तो आप जरा अंदाजा लगाइए आपकी ये स्थिति है तो दूसरी महिलाओं की स्थिति क्या होगी। तभी सशक्तिकरण बहुत होना है। जरा सोचिए,
गौर करने वाली बात है। और यही ट्रेडिशन वो एक क्या है, ये चरितार्थ होता है आज के हिंदुस्तान में, या आज के हिंदुस्तान कहने का मतलब कि सभी वर्ग, सभी क्षेत्र, सभी धर्म में ये लागू है, ये चरितार्थ होता है। हालांकि ये एक पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त का, जरा सुन लीजिएगा, ठीक है। इस देश में यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कितना बेहतर श्लोक है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त का ये भी एक पंक्ति है, इसको भी जरा सुनिए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। सुन रहे हैं? लिख भी लीजिएगा, कंक्लूजन जहां दीजिएगा या भूमिका लिखिएगा या कहीं पे उस तरह का प्रसंग आए तो उसकी चर्चा कर दीजिएगा। ऐसे में तो यही कला आना चाहिए। लिख लेंगे ना? तो मैथिली शरण गुप्त की आज के भारत में ये पंक्तियां काफी चरितार्थ होती हैं। लिख लीजिए, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। हो गया? लिख लिए लोग? जितना महिला अधिकारों की बात कर लीजिए, महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, महिलाएं अभी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे आ गई हैं, कंधे से कंधे मिलाकर के कार्य कर रही हैं। लेकिन अभी भी आधी आबादी की स्थिति समाज में काफी शोचनीय है। आज महिलाओं को हमारे समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अगर महिला को लगता है कि हम एक वो बोली थी ना, मैं 6 फुट की पहनूं या 6 इंच की, क्या नाम है, सानिया मिर्जा, ये बात तो सही है। लेकिन पुरुष मानसिकता में या पुरुष प्रधान समाज में इस सोच में अभी भी बदलाव नहीं आया है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुरुष जिम्मेवार नहीं है, बल्कि महिलाएं भी जिम्मेवार है। वही कुछ महिला कुछ परंपरा को लेती है तो कुछ आधुनिकता को लेकर के चलती है। और परंपरा आधुनिकता भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभी क्या है, ये द्वंद्व है। इसको लेकर के भारतीय समाज की महिलाओं में और पुरुष प्रधान मानसिकता वाले जो लोग हैं उसमें भी उसी नारी को, उसी महिला को देवता, पूजनीय, सब कुछ, और वही नारी जब वस्त्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो उसको संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वही पुरुष मानसिकता के लोग उसको वस्तु के रूप में देखना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं। बड़े बड़े मॉल्स, एमएनसीज जो भारत में आई हैं, यहां तक कि शैक्षणिक संस्थानों में, हॉस्पिटल्स में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, बढ़ना जरूरी है। लेकिन जो रिसेप्शन काउंटर है या कुछ ऐसे जगह है जहां पे महिलाओं को एक विशेष स्थान दिया गया है, अब यह विशेष स्थान पे रखा जाता है कार्यस्थल पे, वो आकर्षण के रूप में रखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो महिला उस स्थान पे रह करके अपना कार्य कर रही है, अर्थोपार्जन करती है, उन्हें भी पता है कि मुझे किस लिए रखा गया है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं ना? आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। यह भी स्थिति है। यानी कि आज भी उत्तर आधुनिक युग में
आजादी का अमृत काल चल रहा है, हम ये महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन परंपरा और आधुनिकता के इस बीच में जाल में भंवर में महिलाएं फंस कर रह गई हैं। जहां प्रसंग आए एकदम बेझिझक, एकदम न्यूट्रल होकर के आपको जवाब देना है, न्यूट्रल होकर के, कोई इसमें हिचक नहीं। और ये जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, हम लोग क्लास भी किए हुए हैं कुछ कुछ उस तरह के प्रोफेसर्स का जो ज़्यादा अनुभवी रहे हैं, कुछ लिटरेचर वाले लोग हैं या इस तरह, तो वो लोग इस चीज़ को रियलाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो धोती कुर्ता पहने हुए हैं तो वो मानसिक रूप से इस उत्तर आधुनिक युग में आज की बात को वो नहीं समझते। आपसे ज़्यादा वो मेंटली या वैचारिक तौर पर अल्ट्रा मॉडर्न है। ठीक है, चलिए तो लिखना है, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1959 में लाया गया, स्वतंत्रता के बाद ये प्रयास हुआ। फिर अगला लिखिएगा, 1961 में स्त्री प्रसूति हित लाभ अधिनियम, स्त्री एलएसडब्ल्यू में भी पढ़ना है, स्त्री प्रसूति हित लाभ अधिनियम, ये कंप्लीट एक्ट पढ़ना है एलएसडब्ल्यू में। 1961 जो कार्य करने वाली महिलाएं हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, उन पे ये लागू होता है। संगठित क्षेत्रों में, कारखानों वगैरह में जहां पे ये काम करती हैं, उनके लिए ये विशेष रूप से उपयोगी था। उन्हीं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये इस अधिनियम को लाया गया था। डिटेल्स नहीं जाना है, बस इतना ही जानिए। आज भी अभी बात हुई है जिस महिला को विभिन्न जगहों पे विशेष स्थान रखा, या एक पुरुष और एक महिला एक ही तरह का वर्क कर रहा हो, एक ही स्थान पे हो, लेकिन देखिएगा उनके पारिश्रमिक में या उनको जो पारितोषिक दिया जाता है, कहने का मतलब उनका जो वेज होता है, उसमें अंतर भी पाया जाता है। नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। आप देखिए, इधर की महिला को हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता है, क्यों? केरल साइड से आएंगी, पूर्वोत्तर की आएंगी, बंगाल साइड से आएंगी, तो वो बेहतर कार्य भी करेंगी, उनके अंदर क्वालिटी भी है और कम बजट में काम चल जाएगा। पुरुष को अधिक बजट देना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं लैंगिक आधार पर जो लोग अपॉइंट कर रहे हैं, उनको नियुक्त कर रहे हैं, उनसे कार्य ले रहे हैं, ये भेदभाव को दर्शाता है। लिख लीजिएगा, इस दिशा में भी प्रयास हुआ है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, आज कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा ये क्लास, लेकिन थोड़ा देर और चलाएंगे। एक्ट सब लिखा देते हैं। 1976 आधा घंटा और नेक्स्ट क्लास में होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कंटेंट जानना बेहतर बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 कंटेंट आप जानेंगे तो 5-6 जरूर लिख के आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम, एलएसडब्ल्यू का ये सब चीज है। वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम, पता है ये कब आया था? जब देश में द्वितीय शिक्षा नीति लागू हुआ 1986 में,
तब 1986 में। सती निषेध अधिनियम 1987 सती निषेध अधिनियम लिखते जाइएगा 1987। देखिए ये ऐसे लिख दिए हैं कॉमा दे करके, किसी भी अधिनियम को लिखिएगा। हो गया। दहेज निरोधक कानून 1961, हालांकि इसमें संशोधन हुआ 1986 में, लिख लीजिए दहेज निरोधक कानून 1961। अब ये बताइए दीपशिखा, आप ही बताइएगा, जिस घर की ननद है ना बोलते हैं, बहुत दुलारी हो, प्यारी हो, और उसमें अगर कोई बिना दहेज की भाभी आ जाती है तो क्या किया जाता है? कोई नहीं बोलेगा, हमको पता है, क्योंकि सबके घर में होता है ऐसा, है ना। महिलाएं ही सबसे पहले आगे कहती है, तो हर बाप ये दिया है, ये दी है। अब वही दहेज के लिए पुरुष तो दूर है, महिला का ही उत्पीड़न करना शुरू कर देती है। हालांकि पुरुष भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में सास और ननद लोग व्यंग कसती हैं, और वही ननद फिर कहीं वो क्या बोलते हैं बहू बन के जाती है, तो वो भी सुनती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। चलिए, ये समाज की मानसिकता है, ठीक है ना, ये समाज की मानसिकता है। तो लिख लीजिएगा इसको भी। बिहार सरकार तो इस पे प्रतिबंध लगा। देखिए, शादी करना हो बेटा बेटी बहन का, तो सबसे बढ़िया एकदम बढ़िया से लेते जाइए मोबाइल या कोई पेन ओन, उसी में लगा लीजिए सब, और उनका सब चीज़ जितना कहे उतना डन, है ना। 10 लाख 20 लाख 50 लाख, और उसके बाद में फ्री में शादी होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, आजादी के बाद बाल विवाह के दिशा में यह प्रयास हुआ है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम लिख रहे हैं लोग, लिखना नहीं ना पड़ेगा। 2006 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। जानते हैं इसमें 5 प्रकार के दुर्व्यवहार की बात की गई है महिलाओं के साथ घर में। फिजिकल, सेक्सुअल, ओरल, इमोशनल, और एक आता है आपका इकोनॉमिक एब्यूज बोला जाता है। शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, और एक है आर्थिक दुर्व्यवहार। ये सभी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है, ठीक है। और इसके लिए पता है ना, 1 वर्ष का कठोर कारावास, 1 वर्ष का कठोर कारावास या 20,000 रुपया के जुर्माना का प्रावधान है। तो 2005, ठीक है। हर जगह पे अभी भी घरेलू स्तर पे हिंसा है, होता ही है। भावनात्मक हिंसा कैसे होगा? ये तो भावना को ठेस पहुंचाना। अब कह रही है आज की उत्तर आधुनिक काल की जो महिला है या लड़कियां हैं, महिला कहेंगे, लड़की नहीं कहेंगे, इसलिए कि छोड़िए, वो कहती है पति कमाए न कमाए, वो कहती है कि मुझे ये चाहिए। अब उनको नेल पॉलिश चाहिए, लिपस्टिक चाहिए तो ब्रांड वाला चाहिए, बिंदी चाहिए। तो
अभी आर्थिक रिसेशन में कोरोना काल के बाद या अभी भी जनरली जब पति अर्जन नहीं करता है तो क्या होता है, वो का डिमांड होता है, वो अगर उतना लॉजिकल नहीं है, सभी नहीं लेकिन अधिकांश ये है, दिखावा आज की सोसाइटी में ये नेचुरल हो गया, जिसको कह सकते हैं बहुत ठेठ भाषा में औकात से ज्यादा शो करना। अब वो महिला दूसरे महिला का, जिसका पति किसी अच्छे पद पे है या बेहतर वो करता है, वो क्या करती है, डिमांड करती है, तो महिला वो पुरुष उसके हिसाब से काम नहीं करता है, तो ये भी वो कहा कि चलो यहाँ पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये करते हैं, या वो ये चाहिए, वो ला के नहीं देता है, वो उसको पूरा करने में सक्षम नहीं, तो भावनात्मक ठेस है। वो बार बार फोन हेलो हेलो आता है ससुराल से, नैहर ना बोला जाता है, मोबाइल रिचार्ज खत्म, तो वो आपके पास तो इतना भी पैसा नहीं रहता है कि आप रिचार्ज कराइएगा, तो वहां पे वो उसको भावना मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं सोसाइटी के, बिना मतलब का कहीं से भी आएंगे, घर के बाहर का गुस्सा बाहर शांत नहीं करते, कहां शांत करते हैं, घर में आने के बाद महिलाओं के ऊपर झाड़ के बोल देना। अदना सा अगर ऑफिस जाना है या कहीं कुछ हो गया, 2 मिनट विलंब हो गया या कुछ भी, खाना भी ढंग से या हर दिन अलग अलग खाना, वो घर को रेस्टोरेंट समझते हैं। ऐसे भी मानसिकता के लोग हैं, खाना पत्नी लाती है, प्यार से आके बोलती है यार, तो उससे उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो भावनात्मक ठेस हुआ। वहां पहले वाले कंडीशन में वो पुरुषों के साथ आजकल ज्यादा हो रहा है, लेकिन दूसरा वाला कंडीशन भी शुरू से है और आज भी है, परिवेदना कहिए ना, और ये किसी के भी साथ हो सकता है, इस तरह की बात है। और ये जितना कानून में है व्यवहारिक तौर पर उतना नहीं है, सोचना है। ये वैचारिक लड़ाई हो जाता है घर में, ठीक है ना, किसी भी घर में, सभी घर में। कोई भी अगर कहे कि मेरे घर में कुछ नहीं होता है तो समझिए वो झूठ बोल रहा है। मम्मी पापा के बीच लड़ाई होता है कि नहीं होता है, तो हम लोग भी, आप लोग भी मम्मी पापा तो बनेंगे ही, मैं तो पापा बन ही गया हूं, तो थोड़ी बहुत तो बात होती ही है। लेकिन नहीं, एक होता है जो टॉलरेंस से ज्यादा, वो हाँ इमोशनल, ठीक बात नहीं है। आप किसी की बहन है, उसको आप बोल दिए, तो अगर उसका भाई सुने, उसका घर वाला, तो क्या उसके ऊपर गुजरेगा। आपकी बहन को कुछ होता है तो आप तुरंत फौरन जाते हैं, तो वो भी उसका भी भाई तो है, उसकी भी माँ है, उसकी भी बहन है। बहुत अभी सोसाइटी को परिपक्व होने की जरूरत है और आत्म संयम चाहिए इसके लिए। और इसके लिए वन साइड नहीं, दोनों साइड होना चाहिए, पुरुष पक्ष में भी और महिलाओं के स्तर पर भी, दोनों साइड में सोच के स्तर पर संतुलन। और ये कब होगा, महिला सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक रूप से संबल होगी तब नहीं होगा, पूरे समाज के सोच में ये बदलाव लाना होगा, तभी जाकर के वास्तविक सशक्तिकरण होगा। कितनी महिलाएं हैं जो बहुत अर्जन का काम करती है, सभी घर का काम करती है, बाहर का भी काम संभालती है, फिर भी उसको क्या है, अपमान सहना पड़ता है। क्योंकि महिलाएं, वो स्वयं जिम्मेवार है, वो बोल्ड डिसीजन नहीं लेती, वो जानबूझ के सहन करती है, और वो क्या है, कति की परंपरा है। तो ये इस तरह का परंपरा है, तो इसको डिनाई करो भाई, ठीक है, इस तरह की बात है। महिलाएं भी पुरुष का मोबाइल आके चेक करती हैं, अभी पुरुष तो और ज्यादा। कहां बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी, क्या बात है, ये इमोशनल है, यही इमोशनल है।
जब तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बहन है, तो तुमको ट्रस्ट नहीं है, तुम कैसा कल्चर दिया है, जाके चेक करो। वो नहीं चाह के भी और ज्यादा वही काम करेगी। तुम किसी लड़की से बात करो बॉयज हो करके, पुरुष हो करके, तो वो क्या है, सही है, वो गर्लफ्रेंड है। और वही लड़की या तुम्हारी पत्नी हो या कोई भी हो, उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, ऐसा थोड़े है कि वो गलत रिलेशन हो सकता है, तो वो गलत हो जाता है। अभी बहुत स्तर पे इस सब चीज पे विचार करना पड़ेगा। लेकिन ये सब ओपिनियन खुल के रखना है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अगर इंटरव्यू में इस तरह का आता नहीं है जनरली, लेकिन सिचुएशनल प्रश्न हो तो बेझिझक आप जवाब दीजिए, और जवाब में बेईमानी नहीं दिखना चाहिए, यह भी बात होनी चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है कि आप मजबूर होकर के बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। ठीक है, YouTube पे अपलोड होगा, नहीं तो हम बता देते कि हम कितने ओपन माइंडेड हैं। चर्चा नहीं करेंगे, हालांकि आप लोग ऑफलाइन में तो जान ही रहे हैं हमको कि हम कितने ओपन हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, घरेलू हिंसा हो गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, बस इसको शॉर्ट करेंगे 5 मिनट में। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण। इसको जरूर लिखना होगा क्योंकि रिसेंटली ये हुआ है। रोकथाम, निषेध एवं निवारण, फिर ब्रैकेट बंद, अधिनियम 2013 में आया था, 12-13 में आया था, 2012 एवं इसी में कंटिन्यू कर दीजिएगा, आपराधिक कानून, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, संशोधन अधिनियम 2013 एवं आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। सभी तो नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। और 2019 में क्या आया, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, बताइए 2013 में, हाँ तो लिख लीजिएगा, हाँ, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, ऐसे लिख लीजिएगा, मुस्लिम महिला, ब्रैकेट में लिखा जाएगा, विवाह अधिकार संरक्षण, ब्रैकेट बंद, अधिनियम, अगस्त में शायद आया था 2019, ठीक है। इन सभी कानूनों के माध्यम से महिला अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। 2-3 और इंफॉर्मेशन है। 1993 में लिख लीजिएगा, इसके अतिरिक्त या उपरोक्त के अलावे 1993 में
राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया। जो महिलाओं को तथा महिला समूहों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अलावे महिला संरक्षण की दृष्टि से आप और चर्चा कर सकते हैं। 1992 में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था पंचायती राज और नगर निकायों से संबंधित था। इसमें महिलाओं को 1/3 1/3 आरक्षण देने की बात कही गई। बिहार सरकार तो जान ही रहे हैं, इससे ज्यादा प्रयास कर चुकी है। ठीक है, इससे महिलाओं की वो आप कह सकते हैं स्थानीय निकायों में भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश है। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारत की नारी या महिला घर की दहलीज में रहने वाली महिला नहीं है, बल्कि वह मुखर होकर सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आई बात समझ में? क्लियर? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो तीसरा लेक्चर होगा महिला सशक्तिकरण से, उसमें पूरा बाकी जो शेष इसका डायमेंशन है उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।